नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आईएनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक बार आपके साथ 5 बड़ी खबरों को लेकर हैं। 5 बड़ी खबरों में बात पॉलिटिक्स की होगी, राजनीति की होगी, लेकिन उसके अलावा कुछ दिलचस्प खबरें भी देखने को मिलेगी। इस बीच खबर और भी है, चलिए दिखाते हैं आज कौन सी होंगी 5 बड़ी खबरें। उपलब्धियां अपार, चुनौतियां बेशुमार। चंबल का क्या मिजाज, ब्राह्मण किसके साथ। बीजेपी का सीक्रेट प्लान। जब पिता बना कातिल। जवानों में गोलीबारी, 2 की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देशवासियों को बधाई दी है। सीएम शिवराज ने कहा, मोदी के नाम में ही संदेश छिपा है। एम से मोटिवेशनल और मेहनती, ओ से ओजस्वी, अपॉर्चुनिटी और पहचान कर उसे निखारने का प्रयास करने वाला नेता। सीएम शिवराज ने कहा कि मोदी के ही डी का अर्थ दूरदर्शिता रखने वाले, डायनामिक लीडरशिप और डेवलपमेंट की ओर ले जाने वाले नेता। आई से आशय है इंस्पायर करने वाले, दृढ़ इच्छा शक्ति से इंडिया को अलग पहचान देने वाले नेता। सीएम शिवराज ने मोदी सरकार में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को दुनिया विकास पुरुष के नाम से जानती है। उपलब्धियां अपार है और चुनौतियां बेशुमार है। दरअसल चुनौतियां बेशुमार इसलिए दिखाई दे रही है कि इस समय देश में कोरोना को लेकर जो स्थितियां बनी है वो नजर आ रही है और सबसे बड़ा संकट है जो कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था है, चौपट है। जीडीपी किस तरह से नीचे आई वो भी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है, सुनिए। हमारे यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हुआ है, तो इस महान नेता के लिए हमारे हृदय के अंदर जो अनन्य प्रेम है उसको व्यक्त करते हैं। मोदी जी हमारे ऐसे नेता हैं जो भारत में छुपी हुई अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं। मोदी जी हमारे ऐसे नेता हैं जो भारत को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सबको इंस्पायर करते हैं। ऐसे महान नेता को दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष समाप्त होने पर चलिए, शिवराज सिंह चौहान बधाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, लेकिन कांग्रेस को उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वर्चुअल रैली पर सवाल खड़े किए हैं पीसी शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री है। क्या कहा पीसी शर्मा ने, यह भी सुनते हैं। ये माइंड डाइवर्ट करते हैं लोगों का। एक चीज से करेंगे कि वर्चुअल 10 करोड़ रुपए जाएंगे, सब ये किया। अरे भाई, इसमें क्या किया इन 2 महीनों के अंदर, इसको बताने को तैयार नहीं है। 20 लाख करोड़ का पैकेज है, लेकिन 12 करोड़ लोग बेरोजगार कैसे हो गए। और दूसरी डाइवर्ट करेंगे कि वो पाकिस्तान में वहाँ गोली चल गई, चाइना ने वहाँ टेंशन पैदा कर दिया, ट्रंप ने ये कह दिया। और ट्रंप और पीएम मोदी दोनों की अगले चुनाव में एक जैसी स्थिति होने वाली है। जितना विरोध ट्रंप का वहाँ है अमेरिका में, उससे ज़्यादा हिंदुस्तान में पीएम मोदी का है। 2014 के चुनाव में भी कांग्रेस यही कह रही थी कि इस बार स्थितियां बड़ी विकट होने वाली मोदी की और चुनाव में साफ हो जाएंगे, लेकिन क्या हुआ आपके सामने है। एक बार फिर मोदी का 1 साल पूरा हुआ है दूसरे कार्यकाल का, तो उस पर भी सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है। चलिए बात करते हैं आमेर से, हमारे संवाददाता से, और समझते हैं। आमेर, आज वर्चुअल रैली के जरिए हम देख रहे हैं जगह जगह कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में अपने तरीके से लगातार एक कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की है, उससे आगे बढ़ेगी और बताएंगे कि मोदी ने क्या किया, मोदी ने कैसे संकट से जूझे हैं। तमाम तरह की बातें होंगी। कांग्रेस इस पर सवाल भी खड़े कर रही है, चूंकि विपक्ष में है, सवाल खड़े करना भी चाहिए। क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश में किस तरह के कार्यक्रम।
देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हुआ है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अनेकों कार्यक्रम आयोजित कर रही है। खासकर वर्चुअल रैली के माध्यम से सोशल मीडिया का खास तौर से इस्तेमाल किया गया है इस दौर में, और इसमें यह भी खास ध्यान रखा गया है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके। कोरोना काल में अगर पहला वर्ष सफलता का मनाया जा रहा है तो उसमें किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो फैसले लिए गए हैं वो जनता तक किस तरह से पहुंचे, इसका भी ध्यान रखा गया है। 2 कार्यकर्ता इसके लिए तैनात किए जाएंगे, जो 2 कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचेंगे और मोदी सरकार की योजनाएं वो पहुंचाने का काम करेंगे। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी और जो है अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, सेवा भाव के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ऐसे तमाम। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये पहला वर्ष पूरा हुआ है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने भी बधाइयां दी हैं और एक सफलतम वर्ष पूरे होने की बात कही जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो ये तक कहा है कि मोदी के यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम में ही उनके मतलब छुपे हैं। जिस तरह से वो उन्होंने बड़े फैसले लिए हैं वो अब तक के इतिहास रचाए गए हैं, क्योंकि चाहे वो बात कर ली जाए कश्मीर के 370 हटाने की, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, राम मंदिर मुद्दा हो, या फिर ऐसे बड़े तमाम फैसले जो है बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अब तक लिए हैं। और यह भी कहा जाता है, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको बधाई देते हुए उनको विकास पुरुष भी कहा है और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जिस तरह से दूसरा सफलतम वर्ष उनका चल रहा है, जो दूसरा कार्यकाल चल रहा है उसका सफलतम 1 वर्ष पूरा हुआ है और इसी के बीच में जिस तरह से कोरोना की महामारी, वैश्विक महामारी दुनिया में फैली है, इससे लड़ने का काम भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूती के साथ कर रहे हैं और मजबूती के साथ देश में केंद्र सरकार खड़ी है, लोगों के साथ खड़ी है, उनका साथ देने के लिए खड़ी है। चाहे वो अर्थव्यवस्था भले ही कोरोना काल में गड़बड़ाई हो, लेकिन जनता को राहत देने का काम लगातार केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से अब तक के बड़े फैसले लिए हैं, क्योंकि कई बार सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता रहा है, कई ऐसे प्रधानमंत्री गुजरे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े फैसले लिए हैं, इसको यही कहा जा रहा है कि अब तक के बड़े फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनको बधाई देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। वर्चुअल रैली के माध्यम से भी बीजेपी के कार्यकर्ता तमाम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया का, सोशल प्लेटफॉर्म का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, अलग अलग कार्यकर्ताओं को इसको लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और जो है जनता तक पहुंचा जा रहा है, घर घर तक पहुंचकर मोदी सरकार की योजनाओं को। जी चलिए आमिर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। एक तरफ मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर मोदी से जुड़े हुए लोग यानी भारतीय जनता पार्टी घर घर पहुंचने की तैयारी में है और ये बताएगी कि 1 साल में उन्होंने किया क्या। जैसा आमिर बता रहे थे, धारा 370 की बात हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, इस बीच में कई तरह के बड़े फैसले देखने को मिले। 3 तलाक की बात कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भले अपनी पीठ थपथपा रही हो, भारतीय जनता पार्टी भले कह रही हो, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी सवाल खड़े कर रही है और करना भी चाहिए, विपक्ष में है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर है चंबल का क्या मिजाज, ब्राह्मण किसके साथ। भोपाल ब्राह्मण वोट पर कांग्रेस की नजर ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते नजर आ रही है। दरअसल ब्राह्मण वोटर को आप याद करेंगे तो माई के लाल का एक बार फिर नारा गूंज सकता है। निशाने पर भारतीय जनता पार्टी सरकार होगी। प्रदेश के अन्य जगहों से ब्राह्मण नेताओं को ग्वालियर चंबल में सक्रिय करने की तैयारी है कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस 2 तरह के मुद्दों को लेकर इस बार उपचुनाव मैदान में जा सकती है। एक तो आपको याद होगा कि शिवराज और महाराज का जो नारा बना था, उसी नारे को के चलते दोनों एक दूसरे पर हमला करते थे, लेकिन इस बार निकाला जा रहा है कि कौन किस पर हमला करता था और सियासत में किस तरह से इन लोगों ने धोखा दिया है, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, वो भी दिखाया जाएगा। लेकिन इसके ठीक वो भी याद किया जाएगा जब 2018 के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें ब्राह्मण वोटर्स ने जो सवाल खड़े किए थे, एक बार फिर उन्हीं सवालों के जरिए कांग्रेस अपनी बेतरनी पार लगाना चाहती है। मेरे साथ इस वक्त संदीप जुड़ रहे हैं, संदीप मिश्रा, संदीप से बात करते हैं। संदीप, याद करते हैं जब 2018 के चुनाव को तो माई का लाल याद आ जाता है। इस बार के चुनाव में कौन होगा माई का लाल?
बिल्कुल माइक लाल तो इस बार फिर से याद किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उस क्षेत्र में ब्राह्मण वोटर जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, तो वो इस बात में कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी उस वोटरों को कहीं न कहीं भुनाने की जरूर कोशिश करेंगे। और इसकी कवायद भी शुरू हो चुकी है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से हमने बात की, उनका साफ कहना है कि उस क्षेत्र में भी ब्राह्मण वोटर काफी संख्या में माने जाते हैं, लिहाजा उन ब्राह्मण वोटरों को पार्टी की तरफ लाने के लिए अब जो प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस की ओर से ब्राह्मण नेता हैं, उनको सक्रिय किया जाएगा। जो कद्दावर नेता ब्राह्मण के माने जाते हैं कांग्रेस में, उन सभी नेताओं की लिस्ट तैयार की जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से। और जो 16 सीटें ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हैं, उन सभी सीटों में ब्राह्मण वोटरों को, ब्राह्मण नेताओं को उतारा जाएगा, ताकि वो जो ब्राह्मण नेता हैं तो वो ब्राह्मण वोटरों को आकर्षित कर सकें। और जिस तरह से जानकारी निकल करके सामने आई है कि इस बार 2018 का जो कहीं न कहीं, हालांकि ये सपाक्ष ने नारा दिया था माइक लाल को लेकर के, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, तो उसको हवा देने का काम सपाक्ष ने किया था। लेकिन अब उसको भुनाने की यहां पर कांग्रेस कोशिश करेगी और यहां पर कहीं न कहीं अपनी जीत की नया पार लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन संदीप, ये भी देखना पड़ेगा, पिछली दफा कांग्रेस के साथ वो लीडर था जो मंच पर खड़ा होता था, बोलता था, और जो सामने जनता खड़ी होती थी वो बात मानती थी, और वो उसी क्षेत्र से आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है। माइका लाल को कहने वाला जो शब्द था, जिस तरह से उसको इस्तेमाल किया था, वो सिंधिया जी ने किया था, पर वो अब उनके साथ नहीं है। वो भी शिवराज के साथ खड़े दिखाई देंगे इस बार। बिल्कुल है, लेकिन यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यही छोटे छोटे प्लान जो हैं, कुछ टुकड़े टुकड़े में जैसे प्लान तैयार कर रही है कांग्रेस पार्टी, कोई बहुत बड़े प्लान तैयार नहीं कर रही है एक साथ। छोटे छोटे प्लान सभी जातियों को साधने के लिए अलग अलग तरीके से कांग्रेस पार्टी इस बार रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस का जो पहले का तरीका रहा है और अब का तरीका, उसमें बहुत धरती और आसमान का अंतर है। यहां पर अगर हम 24 सीटों की बात करें तो 24 सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी सीट दर सीट अलग अलग प्लान तैयार कर रही। सर्वे तो कांग्रेस पार्टी की ओर से हो ही रहा है। उसके अलावा हर सीटों में हर क्षेत्र के जैसे क्या मुद्दे हो सकते हैं, स्थानीय मुद्दे, उन सभी चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और बाकी जो वोटर हैं, जो कौन सी कास्ट के लोग वोटर ज्यादा हैं, उस ओर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि उस तरह के नेताओं को भी, उस कास्ट के नेताओं को भी उतारा जा सके। तो उसी ओर ये भी कदम है कि जो ब्राह्मण वोटर हैं और सवर्ण वोटर हैं, उनके लिए भी कांग्रेस पार्टी यहां पर काम कर रही है। देखना पड़ेगा संदीप, ये समझना पड़ेगा कि आखिर ब्राह्मण वोटर कहां जाता है, और इसीलिए चौधरी राकेश सिंह मैदान में उतर आए हैं। वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं और बात भी कह रहे हैं, लेकिन अकेले चौधरी राकेश सिंह नहीं है, बल्कि उनके साथ कई नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं कांग्रेस के। और तमाम ऐसी छोटी छोटी बातों पर, जैसा संदीप कह रहे हैं, कांग्रेस काम कर रही है, क्योंकि चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है और एक एक सीट पर नजर रहेगी बीजेपी की और कांग्रेस दोनों की। पर देखना पड़ेगा इस चुनाव में कौन माइका लाल सामने आता है। विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी बड़ा दांव खेल सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब भाजपा कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं की पार्टी में शामिल कर सकते हैं। इसके संकेत प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिए हैं। मिश्रा ने कहा कि जो नेता भाजपा में शामिल होने वाले हैं उनके परिवार के ही हैं। बीजेपी का ये सीक्रेट प्लान क्या है, समझते हैं और जरा सुन लेते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का क्या कहना था। मेरे बहुत श्रद्धेय और आदरणीय है, हमारे मुखिया हैं, पर हैं परिवार के। बड़े नेता भी आएंगे बीजेपी, जो आ रहे हैं वो बड़े ही नेता हैं। वो आपने कहा परिवार, आपके परिवार के, भाजपा परिवार के हैं? नरोत्तम मिश्रा के परिवार के नहीं, परिवार के मुखिया भी है मेरे के। दरअसल एक बड़े नेता को लेकर बात हो रही थी, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बहुत स्पष्ट कहा कि राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन कुछ नेता ऐसे कांग्रेस में भी है जो मेरे परिवार के लोग भी हैं। तो परिवार का मतलब ये नहीं होता, एक दूसरे से रिश्ते भी होते हैं। राजनीति अपनी जगह, रिश्ते अपनी जगह, और उन्होंने इसको स्पष्ट किया। संदीप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या कहेंगे, क्या है भारतीय जनता पार्टी का सीक्रेट प्लान? कि अगर हम बात करें तो सिर्फ सिंधिया तक ही सीमित नहीं हो रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अब बड़े नेताओं की ओर और टारगेट करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की कई बड़े नेताओं से बात चल रही है। जिस तरह से लगातार टुकड़ों टुकड़ों में बटे होने की कांग्रेस की बात होती रही है, तो वो कहीं न कहीं धीरे धीरे करके वो कलैयां खुलती जा रही हैं। लिहाजा उन सभी बातों का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी यहाँ 24 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है उसका फायदा उठाना चाहती है। और अगर एक दो बड़े नेता और भी
भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 24 सीटों का जो जीत का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो वो उसको पाने में कहीं से भी कमी नहीं रह जाएगी। जिस तरह से अभी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, गृह मंत्री ने बात कही है, उन्होंने एक बड़े नेता का कल नाम लिया था पूरे मीडिया कर्मियों के सामने और अपने परिवार की बात कही थी। लेकिन आपको भी जैसे कि यह मालूम है कि इतना बड़ा नेता अगर किसी नेता के लिए खुल करके बोल रहा है पूरी मीडिया के सामने, तो इस बात में कोई शक नहीं कि कहीं न कहीं दाल में तो काला है। तो बात तो इनकी चल रही है बीजेपी के नेताओं की, बड़े नेताओं, शीर्ष नेताओं से, जो अभी केंद्र तक बैठते रहे, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते रहे, रणनीति कर रहे हैं बड़े बड़े नेता, और आज कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से नाराज है, जिसका फायदा यहां भाजपा उठाना चाहती है। और अगर वो नेता यहां पर इधर आते हैं बीजेपी की तरफ, तो इस बात में कोई शक नहीं कि भाजपा को काफी फायदा होने जा रहा है। जी। और सिंधिया आएंगे, साथ में क्या लाएंगे? ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया जी जब ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे इस बार, अब कब पहुंचेंगे तो 1 तारीख का तो जो उनका कार्यक्रम था वो अभी नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है 1 के 5 के बीच में कोई कार्यक्रम उनका सामने आएगा, बहुत स्पष्ट तरीके से उनकी तरफ से आएगा। अभी तक कोई कार्यक्रम सामने नहीं आया, ऐसी चर्चा थी। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि सिंधिया आएंगे और साथ में बहुत कुछ लाएंगे। बिल्कुल, जैसे कि उनके बहुत कुछ लाने की बात हो रही, तो इस बात में कोई शक नहीं है। अभी हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ही कुछ देर पहले मौजूद थे। कुछ इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी हैं। जो उनके समर्थक विधायक हैं वो भी कुछ इसी तरह से मैसेज देना चाह रहे हैं। कल हमने बात की थी जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से, उन्होंने भी कुछ इसी तरह संकेत दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि अभी तो सिर्फ हम 100, 200, 300 के क्षमता में कार्यकर्ताओं को लेकर के आ रहे हैं। अभी तो आप देखते जाइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस दिन भोपाल आएंगे और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आएंगे, तो यहाँ एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। आपको एक अलग चीजें देखने को मिलेंगे। यहाँ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता देखने को मिलेंगे और बड़े बड़े नेता देखने को मिलेंगे। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। जी, चलिए तो देखते हैं क्या क्या बदलता है और क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। उपचुनाव से पहले ऐसे तमाम तरह की कवायद तेज होंगी, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं से वापस आएगा, तो ये देखना पड़ेगा कौन कहां जाता है, कौन आता। अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस से लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और एक और झटका कांग्रेस को जल्द लगने वाला है, ऐसी खबर है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे और ये खबर कुछ अलग है। ये बालाघाट के सरस्वती नगर निवासी सुनील जायसवाल ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी जानकारी खुद आरोपी पिता ने थाने जाकर पुलिस को दी है। बताया जा रहा है कि घर में सुनील जायसवाल की बड़ी बेटी के जन्मदिन की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान सुनील जायसवाल बाजार के बहाने अपने 8 साल के बेटे को वैनगंगा नदी ले गया, जहां उसने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने बच्चे का शव बरामद कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिता के अनुसार आर्थिक तंगी होने के कारण वह परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अपने पुत्र की हत्या कर दी। जब पिता बिना कातिल पहुंचा थाने, तब समझ आया कि इसने ही अपने बेटी की हत्या की है। लेकिन ये कैसा दौर है, किस तरह का ये माहौल बनता जा रहा है कि बाप अपने बेटी की हत्या कर दे। आर्थिक तंगी अपनी जगह है, पिता है काय के लिए? आप जब पिता है तो काम करना चाहिए, लेकिन ये क्या कि बेटे को मौत के घाट उतार दे। क्या कहना है पुलिस अफसर का, सुन लेते हैं। सुनील जायसवाल, उम्र करीबन 50 वर्ष, निवासी सरस्वती नगर, उसके छोटे भाई सुजीत जायसवाल के साथ थाने पर आए और उसने बताया कि उसने अपने बेटे प्रतीक जायसवाल, जिसकी उम्र करीब 8 वर्ष है, छोटी वैनगंगा नदी के पुल में ले जा करके पानी में डुबोकर हत्या कर दी। दी गई सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध सुनील जायसवाल आरोपी के बता अनुसार घटनास्थल की तस्दीक की गई, जहां पर आरोपी सुनील जायसवाल का बेटा प्रतीक जायसवाल की बॉडी नदी के अंदर से निकाली गई और जो मृत अवस्था में थी, जिसका प्रथम दृष्टया देहाती नाल से हमारी इंटीमेशन ले किए है। उसके बाद इसका पोस्टमार्टम करा करके अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो पुलिस के साहब बता रहे थे कि किस तरह से ये घटनाक्रम सामने आया, किस तरह पिता ने अपने बेटी की हत्या की है, लेकिन पुलिस ने इसमें बहुत कुछ नहीं किया क्योंकि पिता खुद अपने बेटी की हत्या करके थाने पहुंच गया था। बात तो यह है कि जब इस तरह की घटना को लोग अंजाम देते हैं तो समझाना चाहिए उनको, लेकिन शायद न समझाने का मौका मिला, न समझने का मौका मिला, और पिता खुद अपने बेटे का कातिल बन गया सिर्फ इसलिए कि आर्थिक तंगी थी। इसको क्या कहा जाएगा? निकम्मापन भी कहा जाएगा कि एक बाप कुछ करता नहीं है, उसके बाद अपने बेटे को भी मार देता। आप उसको बता देते, माँ को सहारा लेना था लोगों का,
लेकिन बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बहुत ही दर्द भरी कहानी भी इसको कहा जाएगा और झकझोर देने वाली घटना इसलिए है कि समाज में यदि पिता अपने बेटे की हत्या करने लगेगा तो फिर बेटा किसके पास जाएगा, क्योंकि वो तो पालनहार होता है। चलिए, जैसे ही हमारी संवाददाता जुड़ेगी वहां से हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आप सुन रहे थे ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है जब पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। 8 साल का बेटा था। चलिए, लक्ष्मी दुबे हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी संवाददाता ब्यूरो चीफ बालाघाट से। लक्ष्मी से समझते हैं। लक्ष्मी, बहुत ही एक तो दर्द भरी दास्ता इसमें सामने ये आती है कि आर्थिक तंगी है, इस समय सभी लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, लेकिन क्या बाप अपना कर्तव्य भूल गया? क्योंकि बाप तो पालनहार होता है, पिता को तो पालनहार कहा जाता, और वो खुद यदि हत्यारा बन जाए अपने बेटे का, क्या कहेंगी? बिल्कुल मनोज, ये कलयुगी पिता की दिल दहला देने वाली करतूत और घटना सामने आई है। और उस कलयुगी पिता का कहना है कि उसके पास कोई काम नहीं था और उसके परिवारजन ये कहकर टाल मटोली कर रहे हैं कि वो मानसिक असंतुलित था, मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया था, उसको दौरे आते थे। कहीं ना कहीं कानूनी दांवपेच से बचाने का प्रयास किया जा रहा है परिवारजनों द्वारा। जी मनोज, तो अभी क्या और क्या बातें सामने निकल कर आ रही है? उसके कितने बच्चे थे? क्या एक ही बेटा था उसका? नहीं मनोज, उस दिन की घटना थी, उसकी जो पुत्री थी उसका उस दिन जन्मदिन था और मानसिक तनाव के चलते, घर में दो बात के चलते शायद वो उस दिन निकला था घर से। लेकिन एक तरफ मानसिक असंतुलन की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ वो पूरी प्लानिंग के साथ घर से अपने बेटे को लेकर निकलता है और उसके बाद उसके हाथ बांधकर वो नदी में उसको डुबोकर उसकी हत्या कर देता है। तो पूरी दांवपेच, कानूनी दांवपेच के बाद सारी घटनाक्रम जो हुआ था वो निकलकर सामने आएगा। चलिए, धन्यवाद आपका लक्ष्मी। लेकिन इसमें निर्दयी पिता इसको कहा जाएगा, निकम्मा पिता इसको कहा जाएगा कि आर्थिक तंगी ठीक नहीं है तो अपने बेटे को मौत के घाट उतार दे। लेकिन एक उसमें बात यह भी सामने आ रही है कि शायद उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जैसे उसके घर के लोग कह रहे हैं। और हो सकता है, क्योंकि ये कैसे संभव है कि अपने बेटे को मारने के लिए पिता के हाथ उठ जाए, उसको मारकर हाथ पैर बांधकर नदी में डुबा दे, तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन संभव हुआ है। और इस युग में कुछ भी संभव है, क्योंकि आर्थिक स्थितियां बहुत बिगड़ रही है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है सभी को। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। जवानों में गोलीबारी हुई है। यहाँ 2 लोगों की मौत, 2 जवानों के बीच फायरिंग हुई है, इसमें 2 की मौत हुई है। इस खबर के मुताबिक एक जवान ने साथियों पर गोली चलाई, जिसमें 2 की मौत हुई है, एक घायल, और घायल जवान को रायपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी जवान को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आमदई घाटी कैंप की घटना है और इस घटना के बाद से सनसनी फैली हुई। आपको याद होगा, इस तरह की घटना एक बार और पहले आई थी जिसमें 2 जवानों की मौत हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि आपस में पुलिस वाले क्यों लड़ रहे हैं? आपस में जिन लोग को सेवा सुरक्षा देना चाहिए वही एक दूसरे को मार गिराएंगे, एक दूसरे को मारेंगे, तो फिर नक्सलवाद कैसे खत्म होगा? ये बड़ा सवाल है। क्या इसके पीछे ये देखा जाए कि जवानों के बीच में वैमनस्यता बढ़ रही है, या ये देखा जाए कि बार बार अपनी पोस्टिंग के दौरान, काम के दौरान इतने परेशान हो गए? समझना पड़ेगा। एसपी साहब क्या कह रहे हैं, मोहित गर्ग, सुनते हैं। अच्छा, चलिए, एसपी मोहित विनीत सक्सेना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। विनीत से बात करेंगे। विनीत, क्या कहेंगे, किस तरह की घटना है? हमें याद है कि इससे पहले भी एक इस तरह का मामला सामने आया था जिसमें जवानों ने जवान पर ही गोली चला दी थी, और फिर इस घटना की पुनरावृत्ति हुई है। इस घटना के पीछे क्या कारण समझ आ रहे हैं? बिल्कुल जी मनोज जी, मैं बता दूं कि चूंकि ये नक्सलवाद क्षेत्र है, यहाँ पे फोर्स बैठे हुए, अमलाई घाट की पूरी जो घटना है निश्चित रूप से एक बड़ी पीड़ादायक है कि जिन जवानों को पूरे यहाँ पे नक्सलवाद को खत्म करने की सुरक्षा उनके हाथों पे है, वहाँ पे जवान आपस में लड़के एक दूसरे पे गोली चला के एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। बड़ा चिंतनीय विषय है। और मनोज जी, बिल्कुल ये लगता है कि जो नक्सलवाद क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जवान उनकी, क्योंकि ये जवान की ड्यूटी भी बहुत हार्डवर्क रहती है, परिवार से ना मिलना, ऐसे कई सारी इनकी मानसिक स्थितियां खराब होने के कारण सारे घटना को अंजाम देते हैं निश्चित रूप से। और आज हमारी इस बात को लेकर एसपी साहब से भी हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही कि आखिर ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ, ये घटनाक्रम का पूरा कारण समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी उन्होंने एक अंदेशा जताया कि ये जो जवान थे इनका कहीं ना कहीं आपसी रंजिश थी जिसके चलते ये पूरी घटनाक्रम हुई है। और मनोज जी, निश्चित रूप से यहाँ पे इससे पहले भी हमने घटना देखी जी, इससे पहले भी हमने जी मनोज अपनी बात पूरी कीजिए।
जी मतलब इससे पहले भी हमने एक घटना देखी थी जहाँ पे जवान को छुट्टी न मिलने के कारण जवान बैरक से निकल के भागा हुआ था। उसके बाद उसको पकड़ने के लिए जो जवान गए थे उन पर उन्होंने फायरिंग की थी, वहाँ पे भी 2 जवानों की मौत हुई थी। ये लगातार ये नक्सलवाद क्षेत्र में यहाँ पर जवानों में ऐसी बहुत बहुत धन्यवाद विनीत आपका। और मैं समझ पा रहा था, इसीलिए शुरुआत में हम बता रहे थे कि आजकल जो कर्मचारी है, जो पुलिसकर्मी है, वो अपने घर नहीं जा पाते, तो कई दफा अंदरूनी तरीके से अंदर जब ये इस तरह की स्थितियां पैदा होती है तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते। लेकिन आपको दुश्मन को नाश करना है, खुद का नहीं। और इस तरह की घटना चौंकाने वाली है, चिंतनीय है। एक तरफ जवान को मार रहा है, एक तरफ हम देख रहे हैं बाप बेटे को मार रहा है। आखिर हम जा कहां रहे? तो मिड सेशन में इतना ही। बने रहिए IND 24 पर।